Good morning students. बेटा this is your lecture number 23. ठीक है and it's 13th of May. Okay. So in our previous section we have discussed about Golgi apparatus है ना. So now it's about your lysosome. ठीक है. Next organelle we are going to discuss, that is lysosome. ठीक है. देखो एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया है हम वो फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे क्योंकि यहाँ से अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाए, आपका गोल्जी अपरेटस हो जाए, आपका लाइसोसोम हो जाए और वैक्यूल्स, ठीक है, 4 हो जाएंगे तो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंड देन क्लोरोप्लास्ट. फिर उसके बाद जो छोटा सा टॉपिक बचेगा आपका, एक तो साइटोस्केलेटन का टॉपिक बचेगा जहाँ पे हम सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे, और एक टॉपिक आपका बचेगा माइक्रोबॉडीज का और सेल इनकल्शंस का. ठीक है, तो इतना हमें पढ़ना बाकी है. और अभी तो न्यूक्लियस भी बाकी है, न्यूक्लियस में लग जाएंगे 2 लेक्चर. तो यू मान के चलिए 1 वीक या 1.5 वीक और लग जाएगा आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में. ठीक है, बट डोंट वरी, आपने एक बार ये पढ़ लिया अब इस तरीके से तो आप जितने मतलब कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है ना. मैंने मेरी तरफ से खूब डिटेल से करवाया है और हो सकता है कोई एक आध चीजें आपको अलग मिल जाए किसी और बुक में, अदरवाइज मेरी तरफ से मैंने पूरा डिटेल आपको करवाया है. ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क एट एनी टाइम. ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर एमसीक्यू एज यू कैन. ठीक है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड जितने एमसीक्यू करो, क्योंकि आपने जो लास्ट टेस्ट दिया था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे. ठीक है, और थ्योरेटिकल देखो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ होम एग्जाम्स में होती है थ्योरेटिकल एग्जाम्स आपके. अदरवाइज आपको जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाओगे, चाहे कैसे भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपको एमसीक्यू आने चाहिए. और इट्स नॉट इजी टू हैंडल एमसीक्यूज. ठीक है ना, एमसीक्यूज में कंफ्यूजन ज्यादा होता है. थ्योरी तो फिर भी हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दिया एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट वहां आपको टू द पॉइंट नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे. ठीक है, सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर. ठीक है ना, फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, दैट इज लाइसोसोम. क्लियर? सो लाइसोसोम जो है दैट इज, बेटा इसके डिस्कवरी की बात करते हैं पहले. ठीक है ना, तो डिस्कवरी में देखो 1955 के अंदर एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिकल स्ट्रक्चर स्टडीज के बेस पे, यानी कि वही सेम क्या है, स्टेनिंग के बेस पे, ठीक है ना, क्या किया, इसकी डिस्कवरी की. और साइंटिस्ट का नाम था डी ड्यू नाम से. डी ड्यू नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बायोकेमिकल स्टडीज के बेस पे लाइसोसोम्स को सबसे पहले नोटिस किया था. ठीक है, और फिर जो टर्म लाइसोसोम है दैट वाज आल्सो गिवन बाय डी ड्यू. ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट थे नोविकोव नाम के साइंटिस्ट थे. मैंने पहले भी इनके बारे में बताया है गोल्जी अपरेटस के अंदर. ठीक है ना, तो नोविकोव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज किया और इनको आइडेंटिफाई किया. बट उस टाइम तो उन्होंने इसको लाइसोसोम नाम नहीं दिया, उन्होंने इसको नाम दिया पेरिकैनेलिकुलर बॉडीज. ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है पेरिकैनेलिकुलर बॉडीज किसका दूसरा नाम है, तो लाइसोसोम्स को ही पेरिकैनिकुलर बॉडीज कहा जाता है. क्लियर? ठीक है, इस पेरिकैनिकुलर क्यों कहा गया है, देखो बेटा, कैनाल यानी कि कोई भी नैरो जो है ऐसी चीज मान लीजिए जहां से फ्लूइड मूव कर रहा है, जिसे आप नहर बोलते हैं, जैसे कैनाल नहर को ही तो बोलते हैं. ठीक है, तो पेरिकैनालिकुलर यानी कि नहर जैसा कोई कुछ बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, यानी मेम्ब्रेनियस सिस्टम बना, और उसके आसपास उसके चारों तरफ, ठीक है ना, पेरीफ्री की तरफ कुछ बॉडीज होती हैं. तो इसीलिए जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक मिलती हैं, गोल्जी बॉडीज के नजदीक मिलते हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया है, पेरिकैनालिकुलर बॉडीज. क्लियर? ठीक है ना. अब देखो इसके बहुत सारे जो है निक नेम है, बहुत सारे अदर नेम्स हैं, जैसे सुसाइडल बैग. क्यों कहा जाता है सुसाइडल बैग बेटा, क्योंकि देखो होता क्या है, ये सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होती है, कुछ एंजाइम्स होते हैं. स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरीके से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ठीक है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने किया वही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या भरी हुई है, कुछ एंजाइम्स भरी हुई है, एसिडिक हाइड्रोलेजेस भरी हुई है. ठीक है, ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है. ये एंजाइम जैसे ही एंजाइम से कोई भी चीज एक्सपोज होगी, ये एंजाइम किसी के भी कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है ना, तो ये उसको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है. समझ में आ गई बात? ठीक है ना.
तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन एंजाइम को? एसिड हाइड्रोलेसिस। क्लियर? एसिड हाइड्रोलेसिस के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है, सुसाइडल बैग क्यों कहा? क्योंकि अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इट हैव टू किल इटसेल्फ। ठीक है, जब ये अपना काम करती है, जैसे मान लो आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, जब इसको किसी फूड वेक्टर को डाइजेस्ट करना है, फूड को डाइजेस्ट करना है, तो ये उसके साथ जाके मर्ज हो जाता है। ठीक है ना, अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम सारी उसमें डाल देता है और खुद क्या हो जाता है, उसी के अंदर मर्ज हो जाता है, खुद खत्म हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन इट किल इटसेल्फ। ठीक है, अपने आप को मार देता है, और अपने आप को मारने वाले को सुसाइड करना कहते हैं। और बैग्स क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर क्या, मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सुसाइडल बैग भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं बिकॉज दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अलावा डिस्पोजल यूनिट कहते हैं। डिस्पोजल यूनिट क्या, मान लो किसी चीज को क्या करना है, हमें डिस्पोज ऑफ करना है, खत्म करना है। ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये क्या करती जाती है और वहां पे ब्रस्ट हो जाती है और वो सारा सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो डिस्पोजल यूनिट है सेल के अंदर, ऐसा कोई भी पार्ट जो क्या हो रहा है, जिसका कोई यूज नहीं है, ये उसे डिस्पोज ऑफ करती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो डिस्पोजल यूनिट भी कहते हैं। एटम बॉम्ब्स कहते हैं क्योंकि जहां जाएगी वहीं पे अगर ये ब्रस्ट हो गई, ठीक है, अगर ये ब्रस्ट हो गई तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में जहां जहां इसका क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा, वहां वहां हर चीज को डाइजेस्ट कर जाती है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एटम बॉम्ब्स और इन सेल भी बोल देते हैं। कई बार इसको डिमोलिशन स्क्वैड्स भी कहा जाता है। डिमोलिशन स्क्वैड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे कोई भी सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, उसने अपना फंक्शन परफॉर्म किया और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका फंक्शन अब खत्म हो गया, तो अब उस पर्टिकुलर सेल ऑर्गन का कोई काम नहीं है, तो वो क्या कर देगा, उसको वापस से डाइजेस्ट करके उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ देगा रीजनरेशन के लिए, ताकि वो रिसाइकल हो सके। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो इसको डिमोलिशन स्क्वाड्स भी कहते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ सेल कहते हैं, हाउसकीपर ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, स्कैवेंजिंग करना यानी साफ सफाई करना। ठीक है, ऐसे सेल के पार्ट्स जिनका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये जाता है और उसके साथ क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, अपनी एंजाइम्स से उसको डाइजेस्ट कर देता है, ताकि बार बार जो है सेल के अंदर क्या हो सके, साफ सफाई हो सके। ठीक है ना, ताकि जो है सेल क्या हो सके, बिल्कुल साफ हो सके, उसके अंदर जो अनवांटेड चीजें हैं उसे ये डाइजेस्ट कर जाता है। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्कैवेंजर्स ऑफ सेल भी कह सकते हैं। तो ये निकनेम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये मिलेंगे कहाँ पे। तो देखो बेटा, अबंडेंट अमाउंट कहाँ मिलेगी इसकी, ऐसे सेल में जो बेसिकली फैगोसाइटोसिस शो कर रहे हैं। पढ़ा था ना हमने फैगोसाइटोसिस, सेल एंगल्फिंग, जब कोई पर्टिकुलर सेल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर ऐसा चीज हो जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायी है। ठीक है ना, तो जब कोई पर्टिकुलर सेल, ठीक है, किसी दूसरे सेल को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करता है, निगलता है, ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के सेल में जनरली ये मिलता है। तो देखो, हमारी जो WBCs है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर रही है, जो हमें बाहर के जर्म्स से बचा रही है, ठीक है ना, हमें एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। तो वो कैसे काम करती है, वो फैगोसाइटोसिस से करते हैं। और फैगोसाइटोसिस में होता क्या है, वो बेसिकली जब अंदर कुछ भी लेके जाती है तो वो फिर लाइसोसोम ही उसको क्या करता है, डाइजेस्ट। अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैक्रोफेजेस, ये भी WBCs की ही टाइप है। ठीक है, इसके अलावा कफर सेल्स, ये हमारे लिवर के अंदर मिलते हैं, मैक्रोफेजेस ही हैं, हिपेटिक मैक्रोफेजेस बोलते हैं इनको। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ये भी हमारे बोन्स के अंदर मिलती हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस ही होती हैं। किडनी के अंदर मिलेंगी, स्प्लीन के अंदर मिलेंगी, यानी ऐसी जगह जहां पे अनवांटेड सेल या अनवांटेड सेल मटेरियल को डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ये अबंडेंट अमाउंट में मिलती है। लेकिन जहां तक बात है इनके प्रेजेंस और एब्सेंस की, तो देखो जनरली क्या होता है, एनिमल सेल में सभी में मिलती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी तो आप ऐसे याद कर लो कि बस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैच्योर होने के बाद उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म, उसके अलावा कोई सेल ऑर्गेनल नहीं। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं। समझ में आ गई बात। तो मैमेलियन आरबीसी के अंदर कोई सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा आपको, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेगा, प्लस उसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। तो ये तो हर जगह हम लिखवाते हैं, बट ये चीज आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए कि कोई भी सेल ऑर्गेनल उसमें नहीं होगा, कोई भी जो है न्यूक्लियस भी नहीं होगा उसके अंदर। ऐसे प्रोटोजोन्स कुछ होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
प्लांट सेल में भी क्या होते हैं, लाइसोसोम्स बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो उन्हें डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जो बना रहे हैं, ठीक है ना, जो भी बना रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बना रहे हैं, क्योंकि दे आर सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड, ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वे, क्लियर, सिंपल वे में बना रहे हैं, इसीलिए उन्हें किसी चीज को डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। रही बात बैक्टीरिया को किल करने की, या फिर जो है कुछ ऐसे सेल्स जहाँ पे जैसे स्टोर फूड को यूटिलाइज किया जा रहा है, वहां थोड़े बहुत लाइसोसोम मिल सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही रेयर, ठीक है। आगे बात समझ में, तो देखो अकर्स इन ऑल एनिमल सेल एक्सेप्ट मेमेलियन, आरबीसीज एंड प्रोटोजोअस, क्लियर। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं होती, ये कैसे भी हो सकते हैं, बट जनरली ये क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। साइज की बात है तो साइज भी वेरिएबल होती है, ठीक है ना, ये मतलब कि जो है छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक रेंज है साइज की 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.8 माइक्रोमीटर, लेकिन ठीक है इनकी वेरिएबल साइज होने की वजह से हमने इनको क्या कहा, प्लूरोमोर्फिक, क्या कहा, प्लूरोमोर्फिक। मोर्फो अगेन क्या आ गया है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, और प्लूरो यानी कि डिफरेंट। एक आपने प्लियोमॉर्फिक पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, प्लियोमॉर्फिक भी पढ़ा था आपने, और ये है प्लूरोमॉर्फिक। देखो बेटा दोनों चीजों में डिफरेंस है। पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, जहां पे क्या है, अलग अलग, और मतलब अलग अलग अपीयरेंस है, ठीक है ना, अपीयरेंस ही अलग अलग है। मान लो जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अलग अलग अवतार हो, जैसे उसको क्या कहोगे, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल, वही सेम इंडिविजुअल क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर क्या कर रहा है, बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो दोनों ही चीजों में डिफरेंस होता है, प्लियोमॉर्फिक अलग होता है और पॉलीमॉर्फिक अलग होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे प्लियोमॉर्फिक, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे प्लियोमॉर्फिक, तो वहां पे आप क्या दोगे, वहां पे मैंने आपको समझाया था, चलो इसको आप कर लेना, ठीक है ना, ढूंढ के मुझे बताना कहाँ पे बताया था प्लियोमॉर्फिक। और अगर जहां हम बात करें पॉलीमॉर्फिक की, तो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या होगा, पॉलीमॉर्फिक में एग्जाम्पल किसका दोगे, लाइसोसोम्स का एग्जाम्पल रहेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि सेल के अंदर कौन कौन से प्लियोमॉर्फिक में मतलब कौन सा सेल ऑर्गेनल प्लियोमॉर्फिक में आता है और कौन सा सेल ऑर्गन पॉलीमॉर्फिक में आता है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, जहां तक बात है इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, जहां तक बात है इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर अभी हमने किया कि स्फेरिकल बॉडीज होती है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और इनके अंदर क्या भरा हुआ है, एसिड हाइड्रोलिसिस भरा हुआ है, ठीक है। अब देखो इनके अंदर की बात करें तो अब ऐसा क्या है स्पेशल इसमें कि एंजाइम्स इसके अंदर जो है रह पाती हैं। तो बेटा इसके अंदर का जो पीएच है, ये जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आपको पता है कि फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं बनाइए बनी, ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर बनाई है, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक फेस है ना, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, कुछ हाइड्रोजन पंप मिलेंगे, क्या मिलेंगे, H पॉजिटिव पंप मिलेंगे, पोटेशियम पंप मिलते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस को अंदर जाने के लिए अलाउ करते हैं। इससे क्या होगा, अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक बिहेवियर। तो ध्यान रखना इसके अंदर का जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच क्या होता है, 5 होता है। आगे वो समझ में, बहुत ज्यादा एसिडिक तो नहीं है बट एसिडिक जरूर होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लाइसोसोम के अंदर एक एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए क्या होता है, पोटेशियम पंप होता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट इज परमिएबल फॉर H पॉजिटिव आयंस, जिसकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ का जो pH है वो कितना होता है, 5, एंड दैट इज एसिडिक। तो ये ध्यान रखना, H पॉजिटिव पंप इसके अंदर होते हैं, क्लियर, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखो जहां तक बात है इसके टाइप्स की, तो इसके फंक्शंस की बेस पे हम क्या करते हैं, इसकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शंस के बेस पे हम अगर टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स देखें,
तो बेसिकली हमें 4 टाइप के मिलेंगे, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। क्लियर? टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स क्या होती है टाइप्स में? देखो पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। और तीसरा हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज योर रेजिडुअल, टर्शरी भी बोल देते हैं कुछ बुक्स में, बाकी आप रेजिडुअल लिख सकते हो, रेजिडुअल लाइसोसोम, ठीक है। और एक जो फोर्थ वन होता है दैट इज ऑटोफैगिक लाइसोसोम। क्लियर? ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़नी है, इसकी 4 टाइप्स पढ़नी है। देखो समझ जाते हो तो रटने वाली कोई बात नहीं है। मान लो ये हमने लिया सेल, ठीक है, ये हमने बनाया सेल, और सेल में ये हमने बना दिया है न्यूक्लियस, ठीक है, कुछ इस तरीके से डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड हमने क्या बना दिया है, न्यूक्लियस बना दिया है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मान लो ये हमने क्या बना दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया है, और वो भी RER बनाई है, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम्स आपने अटैच कर दिए हैं, ये RER हो गई है। कुछ जो है SCR भी मिलेगी आपको, ये RER बना दिया है, कुछ यहाँ पे आपको SCR भी मिलेगी, ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आगे बात समझ में? यहाँ पे हमने क्या बनाया है बेटा, गोल्जी बॉडीज, ठीक है, इस साइड बना देते हैं गोल्जी बॉडीज। और हमने पता है कि गोल्जी बॉडीज जो है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी, कुछ ऐसे दिखाई देंगी, ये गोल्जी बॉडीज है, ठीक है। अब देखो गोल्जी बॉडीज से कोई भी मटेरियल बना, कोई भी एंजाइम्स बनी, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांजिशनल वेसिकल फ्यूज हुआ, ये हमने क्या बनाया है, ट्रांजिशनल वेसिकल, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडीज में पढ़ा था, ठीक है। ये वेसिकल गया किसके पास, किसके पास गया, कॉन्वेक्स फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज, यानी कि फॉर्मिंग फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज। वहां पे जाके ये क्या हुआ, इसके साथ ऐसे फ्यूज हो गया, और सारा का सारा कंटेंट किसमें डाल दिया है, गोल्जी बॉडीज में। गोल्जी बॉडीज ने क्या किया, जो भी प्रोटीन बने थे यहाँ पे, RER से आए थे या SCR से आए थे, जो भी आया था कंटेंट, उसको क्या किया, मॉडिफाई किया। करते करते वो चीज मूव होते होते यहाँ तक पहुंच गई, और अल्टीमेटली इसने, गोल्जी बॉडीज ने क्या किया, यहाँ पे एक वेसिकल्स क्या डाला, सिक्रीट किया, ठीक है। ये क्या है, दिस वन इज गोल्जी वेसिकल, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो यहां से ये कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है। सेल क्या करेगा, सेल इसके चारों तरफ क्या बनाएगा, अपनी इलॉन्गेशन शो करेगा, ऐसे करके, ठीक है, आउटग्रोथ शो करेगा, और धीरे धीरे करके इसको क्या कर लेगा, अंदर की तरफ एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे एनगल्फ कर लेगा, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फूड कंटेंट है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपका फूड कंटेंट है। अब देखो ये जो वेसिकल है, अब इस वेसिकल के अंदर ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होगा, और ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका प्राइमरी लाइसोसोम। यानी कि गोल्जी बॉडी से सबसे पहले बनने वाला लाइसोसोम क्या कहलाता है, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या कहलाएगा, प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम की प्रॉपर्टी क्या है, देखो यहाँ पे इसके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस तो है, एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब कि वो एंजाइम्स तो हैं जो क्या कर सकती है, डाइजेस्ट, बट अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में, अभी वो काम नहीं करेंगी।
ठीक है ना। तो कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन से में कौन सा नॉन फंक्शनल जो है लाइसोसोम है। तो अभी प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होती हैं दैट आर नॉन फंक्शनल। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब धीरे धीरे ये अपना एसिडिक बिहेवियर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, नियर अबाउट 54 के आसपास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है। अब धीरे धीरे ये इधर मूव करेगा। ये क्या है बेटा, ये क्या है, दिस वन इज फूड वैक्यूल। आपने पढ़ा है फूड वैक्यूल, आगे पढ़ाऊंगी फूड वैक्यूल क्या होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो जिस वैक्यूल का स्ट्रक्चर जिसमें फूड भरा हुआ हो, ठीक है। इसी को दूसरा नाम क्या दे देते हैं हम, फैगोसोम। क्यों, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस से बना है, ठीक है ना। फैगोसाइटोसिस हुई यहाँ पे, ये फैगोसाइटोसिस हो गई, ठीक है। और फैगोसाइटोसिस से क्या बना, हमारा फैगोसोम बना। इधर क्या बन चुका है, प्राइमरी लाइसोसोम पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो जब फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम क्या हो जाए, इकट्ठे एक साथ मर्ज हो जाए, ठीक है, फ्यूज हो जाए, ये इसके साथ फ्यूज होगा, ठीक है ना। और हमारे पास ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें क्या है, फूड कंटेंट भी है ऐसे करके। और यहाँ पे चलो थोड़ा सा इसको अलग दिखाने के लिए हम इसकी एसिड को अलग कलर से कर देते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके साथ जब फ्यूज होगा तो सारी की सारी एंजाइम्स इसके अंदर आ जाएंगी, मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी, फूड भी एज इट इज रहेगा, और सारी की सारी जो एसिड्स हैं, एसिड हाइड्रोलेसिस हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। क्लियर। अब ये जो बना है बाय फ्यूजन ऑफ फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसको थोड़ा सा यहां ले आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, बाद में बनने वाला लाइसोसोम। और ट्रू लाइसोसोम कौन सा होता है, प्राइमरी लाइसोसोम। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो एंजाइम्स हैं, इसके कांटेक्ट में फूड आ गया, इन एंजाइम्स के कांटेक्ट में क्या आ गया, फूड आ गया है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अब डाइजेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको डाइजेस्ट कर देंगे। इस फूड कंटेंट को क्या कर देंगी, डाइजेस्ट। फूड सारा का सारा अब क्या हो गया है, डाइजेस्ट हो गया है। क्लियर। क्यों, क्योंकि एसिड अब किसके कांटेक्ट, एसिड हाइड्रोलेसिस यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो किसके कांटेक्ट में आ गई है, वो फूड के कांटेक्ट में आ गई है। यानी फूड अब क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेशन के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चल रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड यानी कि जो भी चीजें हैं वो सेल क्या कर लेगा, अगर कोई काम की चीज है तो उसे क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर बैक्टीरिया है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वो एज इट इज इसमें पड़ा रहेगा, ठीक है ना। अब डाइजेस्ट होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, ठीक है, और चीजें एब्जॉर्ब होने के बाद क्या है, अब यहाँ पे ये क्या बच गया है, इसमें अनवांटेड वेस्ट बच गया, क्योंकि जो चीजें चाहिए थी वो तो सेल ने एब्सॉर्ब कर ली, ठीक है। ये क्या है, ये अनवांटेड वेस्ट है। क्या है ये, अनवांटेड वेस्ट है, ठीक है। तो अनवांटेड वेस्ट जो यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसा लाइसोसोम जिसमें अनवांटेड वेस्ट बचा हुआ है जो अब सेल के किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलोगे, रेजिडुअल। रेजिडुअल यानी कि बचा हुआ, रेजिडुअल वैक्यूल। क्या बोलेंगे उसको, रेजिडुअल वैक्यूल। अब ये रेजिडुअल वैक्यूल मूव करके जाएगा और किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा। और जो भी अनवांटेड वेस्ट है उसको क्या कर देगा, एक्सपेल आउट कर देगा, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बताया था मैंने आपको, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस। जब सेल बाहर कुछ निकाल दे अपनी बॉडी से, अनवांटेड वेस्ट निकाल दे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्लियर, ठीक है।
तो अगर हम बात करें किसकी, देखो अब हमने क्या पढ़े, तीन टाइप के क्या पढ़े हैं लाइसोसोम। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है रेजिडुअल और फोर्थ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में, जब रिटर्न में पढ़ोगे ना, जो नोट्स हैं वो पढ़ोगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से करना, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। जब सबसे पहला लाइसोसोम बना प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद जब प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज हो जाए, फेगोसोम के साथ या फ्लूइड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाए तो सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन हो जाएगी, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और अनवांटेड लाइसोसोम लेफ्ट विद अनवांटेड वेस्ट, उसको क्या बोलेंगे, रेजिडुअल लाइसोसोम, ठीक है। क्या बोलोगे, रेजिडुअल लाइसोसोम, ठीक है। वैक्यूल भी बोल देते हैं कई बार। और दैट विल अंडरगो एक्सोसाइटोसिस, जो एक्सोसाइटोसिस शो करेगा। अब जो फोर्थ टाइप बच गई आपकी, ऑटोफैगिक लाइसोसोम, ठीक है ना। ऑटोफैगिक लाइसोसोम जो आपका बच गया है, इसके अंदर क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, फैगिक मतलब खाना, फैगोसाइटोसिस वर्ड से फैगिक वर्ड आया है, ठीक है ना। अब क्या होता है, मान लो किसी पर्टिकुलर सेल में स्टार्वेशन हो जाए, फूड की कमी आ जाए, तो वो क्या करेगा, या तो पूरी की पूरी सेल को ही क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और दूसरी सेल्स को खाना मिल जाएगा। मतलब कि हमारी बॉडी में जब मतलब अनवांटेड सेल्स हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में फूड की कमी आ गई, या पर्टिकुलर सेल के अंदर फूड की कमी आ गई, ठीक है। अगर सेल के अंदर फूड की कमी आई है तो वो अनवांटेड जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे मान लो सेल के अंदर 500 माइटोकॉन्ड्रिया है और सेल को जरूरत है केवल 2 माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2 माइटोकॉन्ड्रिया से भी पूरी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, बाकी के जो 498 है उनको डाइजेस्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है और सेल के अंदर क्या है, खाने की कमी है। ऐसे अगर पूरी बॉडी में खाने की कमी आ रही है तो सारी की सारी लाइसोसोम ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और सेल, वो पर्टिकुलर सेल क्या हो जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और उससे जो खाना जो बना है, डाइजेस्ट हुआ है जो फूड, वो आसपास के सेल्स को मिल जाएगा। कहने का मतलब, जब रिक्वायरमेंट होती है किसी अनवांटेड सेल को किल करने की या फिर अनवांटेड सेल ऑर्गेनल को किल करने की, तो ऐसे लाइसोसोम जो क्या कर देते हैं, कंप्लीटली ब्रस्ट हो जाते हैं, पूरी सेल को या पूरी सेल ऑर्गेनल को खत्म कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोफैगिक लाइसोसोम। जनरली इनका यूज कहाँ होता है, देखो एक टर्म आती है, अभी आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, ठीक है ना, ये यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। तो जनरली देखो, अगर हम बात करें और इसकी और ये ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स की, तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है बेटा, मेटामॉर्फोसिस, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होता है मेटामॉर्फोसिस का, देखो लार्वल स्टेज से, जब कोई ऑर्गेनिज्म लार्वल स्टेज से अडल्ट में उसकी जब डेवलपमेंट होती है, तो उस दौरान बॉडी के अंदर क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मोर्फो वही सेम अपीयरेंस हो गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है ना। मेटा मतलब चेंजेस से रिलेट किया है इसने। तो जब कोई लार्वा से अडल्ट स्टेज में, ठीक है ना, लार्वा से जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट अडल्ट फॉर्म में होती है, तो उसी दौरान उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। और उन्हीं चेंजेस को हमने क्या कहा है, मेटामॉर्फोसिस। जैसे देखो, अगर हम बात करें फ्रॉग के टेडपोल लार्वा की, ठीक है, फ्रॉग के टेडपोल लार्वा की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, स्विम करता है, पानी में ही रहता है। लेकिन जब देखते हो एक अडल्ट फ्रॉग को जब हम देखते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से उसके जो है हैंड्स होते हैं और इस मतलब 4 लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का जो है क्या होता है, फ्रॉग होता है, अडल्ट फ्रॉग। तो क्या यहाँ टेल है, नहीं है, तो ये टेल कहाँ गई, ये टेल क्या हो गई, डाइजेस्ट कर दी गई। किसने डाइजेस्ट किया, लाइसोसोम जैसे स्ट्रक्चर्स ने डाइजेस्ट किया। आगे बात समझ में, तो एक प्रोटीन होता है कैटेप्सिन नाम का प्रोटीन, जो जनरली मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे काम करता है, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे लाइसोसोम्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। जो अनवांटेड पार्ट्स हैं, जैसे मान लो हमारी उंगलियां हैं, हमारे हाथ ऐसे थोड़ी ना बने, हमारे हाथ कंप्लीटली ऐसे बनते हैं,
पूरे, और उसके बाद इनके अंदर क्या होती है, इस तरीके से ये पार्ट्स डाइजेस्ट होते हैं, तब हमारी फिंगरिंग बनती है। आगे बात समझ में? तो मतलब डेवलपमेंट के दौरान वो पार्ट्स या वो चीजें जिनकी जरूरत नहीं है शेपिंग के लिए या कुछ भी लगा लो आप, ठीक है, तो वहां पे डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो लाइसोसोम्स का ये रोल होता है। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें और फंक्शंस की, ठीक है, इसके अलावा और फंक्शंस की बात करें, अभी एक तो हमने पढ़ा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, इसके अलावा पोस्टमार्टम डीजनरेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे देखो पोस्टमार्टम यानी कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या हो गई है, डेथ हो गई, ठीक है, अब धीरे धीरे उसकी बॉडी अपने आप क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है, बिना बैक्टीरिया के भी डाइजेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके लाइसोसोम हाइपर एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, हाइपर एक्टिव होने से वो बॉडी अपने आप धीरे धीरे सड़ने लग जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम डीजनरेशन। क्लियर? तो पोस्टमार्टम डीजनरेशन में भी इसका रोल होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा है एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम पढ़ा था, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। हमने पढ़ा था कि स्पर्म के ऊपर टिप पे क्या होता है, एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम एक्चुअल में क्या है, एक बड़ा लाइसोसोम ही होता है। बट देखो क्वेश्चन में गलती मत करना, अगर आपसे पूछा गया है कि इनमें से मतलब कि एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्जी अपरेटस से, क्योंकि लाइसोसोम भी किससे बन रहा है, गोल्जी अपरेटस से ही बन रहा है। लाइसोसोम कहाँ से बने हैं, गोल्जी अपरेटस से बने, आपने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या जो है कहाँ से बन रहा है, लाइसोसोम गोल्जी अपरेटस से बन रहा है, और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और इसीलिए अगर आपसे कोई पूछ ले, बाई चांस पूछ ले कि एक्रोसोम है क्या, इट इज अ सिंगल लार्ज लाइसोसोम, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो बाकी डाइजेशन में इसका रोल होता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, सेल से बाहर भी डाइजेशन कर सकता है, ये सेल से अंदर भी डाइजेशन करता है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम। तो आज हमने लाइसोसोम कंप्लीट किया है। एक सेल ऑर्गेनल और पढ़ेंगे छोटा सा, दैट इज वैक्यूल, ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन विद वैक्यूल। सो बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज वैक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हम कर रहे हैं दैट इज वैक्यूल। और देखो हमने पढ़ा है, जब हमने डायग्राम किया था उस टाइम पे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो है वैक्यूल काफी बड़े साइज का होता है, बट एनिमल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, टेम्पररी होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लांट्स एनिमल्स सभी में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, बट इनकी टाइप्स अलग अलग है, ठीक है। तो वैक्यूल की अगर हम बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट यू हैव टू लर्न, इट इज नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। मान लो ये हमने बनाया एक प्लांट सेल कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ बना दी इसकी सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस और एक बड़ा सा वैक्यूल बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भरा हुआ है, पार्ट जो भरा हुआ है दैट इज नॉन साइटोप्लाज्मिक। पहली बार साइटोप्लाज्म नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो चीजें भरी होंगी दैट आर नॉन लिविंग बाय नेचर। जनरली उसमें जो है 90% वाटर ही मिलता है, ठीक है ना। तो क्या है कि ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंस भरा हुआ है, नॉन लिविंग लिक्विड भरा हुआ है। जनरली इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वाटर कंटेंट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, बस इतनी ही चीजें होती है, ठीक है ना। कुछ मिनरल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, अभी आगे हम बताएंगे इसको क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो नॉन लिविंग कंटेंट होता है, और इसके चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो दैट इज लिविंग मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है ये, लिविंग मेम्ब्रेन होती है, जिसका अपने एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक स्पेसिफिसिटी होती है। क्या स्पेसिफिसिटी होती है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, बट एक स्पेसिफिक नेचर होता है इसका, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड। और मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग। बनता कैसे है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ करके बनता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, ठीक है। बाद में ये डेवलप कर जाता है, सेल जैसे ही सेल बनता है उसी टाइम पे बनता है, वैक्यूल धीरे धीरे डेवलप कर जाता है। क्यों डेवलप करता है इसको भी आगे समझाएंगे। नेक्स्ट है, अब इसकी कंटेंट और फंक्शंस के बेस पे वैक्यूल्स भी 4 टाइप्स के होते हैं,
ठीक है, देखो पहला है सैप वैक्यूल। ध्यान रखना सैप वैक्यूल आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब ये सैप वैक्यूल क्यों कहा गया, तो इसके अंदर जो भरा हुआ है प्लांट सैप वैक्यूल के अंदर क्या भरा होता है, सेल सैप भरा होता है। अब ये सैप है क्या, मतलब देखो इसमें क्या है, वाटर है, इसमें कुछ पिगमेंट स्टोर करता है, चाहे वो एंथोसाइनिन है, ठीक है ना, कुछ पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि जो है आपका पिगमेंट्स में आप बेसिकली यहाँ याद रखोगे, एक तो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है उसको ये स्टोर करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और पिगमेंट ये स्टोर करता है, दैट इज योर कुछ मिनरल्स होते हैं यहाँ पे, कुछ एंथोजेंथिन वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, शुगर्स मिलेंगे, टैनिन्स मिलेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, इसमें इस सेल सेट के अंदर अभी हमने देखा वाटर है, एंथोजेंथिन है, एंथोसाइनिन है, ये कुछ पिगमेंट्स हैं, साइनिन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिनरल सॉल्ट्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है, शुगर्स हो गए, तो बहुत सारे केमिकल्स अलॉन्ग विद वाटर मिलता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, क्यों प्रेजेंट होता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्लांट में चारों तरफ एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल है, और एनिमल सेल में कोई सेल वॉल होती नहीं है। तो देखो जब हम किसी पर्टिकुलर प्लांट सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक, तो ऑब्वियसली वाटर इस सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो सेल स्वेलअप होगी, और स्वेलअप होगी तो सेल क्या है, ब्रस्ट तो कर नहीं सकती क्योंकि चारों तरफ बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है, तो वाटर जाएगा कहाँ। ठीक है, एक्चुअल में सेल जब फूलना स्टार्ट होती है वो कब फूलती है, जब वैक्यूल अपना पूरा फुल साइज ऑक्युपाई कर ले। जैसे जैसे देखो जो भी वाटर कंटेंट सेल में एक्स्ट्रा जा रहा है सारा का सारा क्या होता है, कहाँ चला जाता है, आपके वैक्यूल के अंदर चला जाता है। इसके साथ साथ जो भी आपका जो है कंटेंट, ये कंटेंट एक्स्ट्रा अमाउंट में होते हैं, वो जाके इस वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो स्पेसिफिसिटी क्या है इस मेम्ब्रेन की, इसकी स्पेसिफिसिटी होती है कि ये मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करवाती है इन सभी चीजों का। ठीक है ना, ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनरल सॉल्ट्स की, मान लो यहाँ मिनरल सॉल्ट बहुत एक्सेस में बन गया है, बहुत ज्यादा बन गया है। ठीक है, तो बाहर तो ये डाल नहीं सकती, एग्रोसाइटोसिस तो ये कर नहीं सकती, तो ये क्या करेगी, सारे जो मतलब कि यहाँ पे पहले से मिनरल सॉल्ट है, पहले से मिनरल सॉल्ट है और वो भी ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में है। ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ से यहाँ मिनरल सॉल्ट को लेने की एबिलिटी रखता है। ऐसे ट्रांसपोर्ट को हमने क्या बताया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करता है। और ध्यान रखना सेल सेप की जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन हमने बनाई है, ये मेम्ब्रेन क्या है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं क्योंकि बेसिकली ये टोनिसिटी ऑफ सेल में हेल्पफुल होती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, जैसे ही सेल के अंदर पानी भरना स्टार्ट होगा ना तो वैक्यूल फूलना स्टार्ट होगा। ठीक है, और वैक्यूल क्या करेगा, इसकी वॉल में चारों तरफ प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा जिससे सेल में स्वेलिंग दिखाई देगी। ठीक है, तो टोनिसिटी मेंटेन करती है, प्लांट सेल के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं इसको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना टोनोप्लास्ट क्या है, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ सेल सेप और लिविंग होती है बाय बिहेवियर। ठीक है, तो सेल सेप आपको प्लांट सेल में मिलेगा। दूसरा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, देखो जो बेसिकली ऐसे प्रोटोजोन्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बात करें हम अमीबा की, पैरामीशियम की, इन सब की, तो देखो जैसे मैंने बात की अमीबा की, मान लो ये अमीबा है, अमीबा कहाँ रहता है, अमीबा रहेगा फ्रेश वाटर में। अमीबा कहाँ है, फ्रेश वाटर में है। ठीक है, अब देखो फ्रेश वाटर है, ऑब्वियसली सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बाहर क्या है, बिल्कुल ना के बराबर। फ्रेश वाटर है, इसका मतलब यहाँ सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट नहीं है तो यानी कि वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट क्या है, कम है। लेकिन सेल के अंदर इस पर्टिकुलर अमीबा के अंदर क्या है, सॉल्ट तो बन रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है तो सॉल्ट तो बन रहा है, और बाहर की रेस्पेक्ट में वाटर का कंटेंट क्या है, कम है। तो अब क्या होगा,
ठीक है, मान लो ये इसका हमने बना दिया है वैक्यूम, ये इसके अंदर बना दिया है वैक्यूम, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई पानी तो मूव करेगा, फ्रेश वाटर है, ऑब्वियसली वाटर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारा देखो, ये इसके अंदर एज अ प्रोटेक्शन है कि ज्यादा वाटर भरने से ये रस्ट आउट ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा वाटर जा रहा है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, और वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गई बात, वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। और वैक्यूल क्या करना स्टार्ट करेगा, अब वैक्यूल का साइज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाए, जैसे जैसे एक्स्ट्रा वैक्यूल जाएगा इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। एक प्रॉपर साइज अटेन करने के बाद, ठीक है, इट विल कोलाइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कोलाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या करेगा, सिकुड़ेगा, और जो भी कंटेंट इसके अंदर, जो भी वाटर वगैरह जो भरा था उसको बाहर एक्सपेल कर देगा। मतलब एक्स्ट्रा वाटर सेल के अंदर एंटर हुआ, उसको वो वाटर कहाँ गया, वैक्यूल में, वैक्यूल का साइज बढ़ा, वैक्यूल मूव करके कहाँ गया, बड़ा साइज का वैक्यूल मूव करके कहाँ पे गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, उसके साथ फ्यूज हुआ, एक्सोसाइटोसिस कर। फिर क्या हुआ, फिर वही सेम क्या है, एक्स्ट्रा वाटर आया, वैक्यूल भरा, और फिर क्या है, बाहर रिलीज कर दिया। तो एक तरीके से जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उसमें ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन क्या मतलब होता है, ओस्मो रेगुलेशन का, इसका मतलब होता है सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ ना हो जाए, ठीक है ना, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें ओस्मो रेगुलेशन का काम किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। ऐसे ही आपने पैरामीशियम, अगर कभी डायग्राम देखा हो, स्लीपर शेप कुछ इस तरीके से पैरामीशियम हमने बनाया, ठीक है। तो पैरामीशियम में भी क्या होता है, इस तरीके से कैनाल्स होती हैं, और क्या है, बीच में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसके चारों तरफ कैनाल्स होती हैं। कैनाल से वाटर इसमें भरता है, ये स्वेलअप करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बेसिकली ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन का रोल प्ले करता है इन केस ऑफ फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ठीक है। दूसरा है फूड वैक्यूल। अभी हमने देखा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फैगोसाइटोसिस शो कर रहे हैं, या ऐसे सेल जो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं, वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फूड वैक्यूल की या फिर फेगोसोम की, यानी कि ऐसा वैक्यूल जिसमें कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है। और फोर्थ टाइप होता है आपका गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या है, जैसे कि आपका जितने भी आपके बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो जिनको ब्यूएंसी की जरूरत पड़ती है, जो पानी में रहते हैं और ब्यूएंसी की जरूरत है, ठीक है ना, तो वहां पे जगह जगह पे उनके साइटोप्लाज्म में गैस वैक्यूल होते हैं दैट आर फिल्ड विद गैस, और उनको ब्यूएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, बाकी वाले यूकैरियोट्स में होंगे। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स, और वो भी सभी की नहीं, कुछ एक में, सभी में नहीं होगा। जो तैरते हैं, जो फ्लोट करते हैं, केवल उन्हीं में होगा, हाइड्रोफाइट्स के अंदर। क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास वैक्यूल है, फंक्शंस हमने साथ साथ देख लिए हैं इसके, ठीक है। अब देखो लास्ट में क्या आता है, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आ जाए। क्या मतलब होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, क्या कहा मैंने, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का ऐसा सिस्टम जो एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, मिलकर काम कर रहा है, उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मतलब अंदर की मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर की मेम्ब्रेन किसके अंदर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है वो कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, एक सिस्टम बना के काम कर रही है, ठीक है। तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा कौन कौन सा होता है, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसके कोऑर्डिनेशन में होती है, गोल्जी ऑपरेटस के। ये किसके कोऑर्डिनेशन में होता है, लाइसोसोम्स के, और लाइसोसोम्स कहीं ना कहीं किसके कोऑर्डिनेशन में होते हैं, वैक्यूल्स के। तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो 4 मेंबर आपको याद रखने हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। क्लियर, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट वैक्यूल्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा किसके बारे में, आपके जो है, आज तो हमने एक तो वैक्यूल पढ़ा है आपका, ठीक है ना, और दूसरा सेल ऑर्गेनल कौन सा पढ़ा था,
बोलो, दूसरा सेल ऑर्गेनल कौन सा पढ़ा है आज आपने? आज आपने लाइसोजोम्स पढ़े हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो लाइसोसोम पढ़ा है, ठीक है, और एक हमने पढ़ा है वैक्यूल्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। यहाँ तक जितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व कर लो, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे सेफ, स्टे